तो इस वक्त में सबसे पहले बात एरो इंडिया शो की। 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये कई मायनों में खास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें एरो इंडिया शो का शुभारंभ किया। यलहंका के वायुसेना केंद्र में ये शो आयोजित किया जा रहा है। 5 दिनों तक चलेगा यह शो और 5 दिनों तक चलने वाला ये भव्य एरो इंडिया शो यलहंका के वायुसेना केंद्र में आयोजित हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है एरो इंडिया शो। अब तक का सबसे बड़ा एरो शो लगभग 35,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले समारोह स्थल पर हो रहा है ये आयोजन। इसमें लगभग 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। 35,000 स्क्वायर मीटर में ये आयोजन हो रहा है जिसमें 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। तो तमाम देशों की उपस्थिति रही, उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया। एक स्मारक डाक टिकट भी इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जारी किया और आकाश में भारत की क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे देश की ताकत को दर्शाने वाले इस प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। शुभारंभ के अवसर पर पीएम ने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 में विश्व भर के देशों के बड़े पैमाने पर भागीदारी को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश भारत को रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझीदार के तौर पर देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त संभावनाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करना चाहिए। तो 14वें एरो इंडिया शो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। और एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित किया और संबोधन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में भारत की रफ्तार बढ़ी है लेकिन हम अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। अपने संबोधन में पीएम ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का अनुपम उदाहरण है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन से हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं यलहंका से, बेंगलुरु से। इस पूरे शो को उन्होंने कवर किया है। सुधीर, किस तरह से देखते हैं इतने बड़े आयोजन को, सबसे बड़ा आयोजन, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि फाइटर पायलट की तरह तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है, लेकिन जमीन से उसकी दृष्टि हटी नहीं है, जमीन से जुड़ाव उसका बना हुआ है। बिल्कुल निखिल, देखिए साफ तौर पर अगर कहा जाए जिस तरीके का आयोजन है, अगर 2021 की एरो इंडिया की बात करें तो उससे करीब 12,000 ज्यादा स्क्वायर फीट एरिया लिया गया है। पिछली बार की अगर बात करें तो जो फ्लाइंग डिस्प्ले थे 64 फ्लाइंग डिस्प्ले हैं, इस बार 67 फ्लाइंग डिस्प्ले हैं, और जो स्टैटिक डिस्प्ले हैं पिछली बार 19 से इस बार 36 हैं। और खासतौर पर एग्जिबिटर्स की बात करें तो पिछली बार 600 एग्जिबिटर्स थे, इस बार करीब 809 एग्जिबिटर्स हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, पिछली बार 55 भाग इनने हिस्सा लिया था और इस बार 98 जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ले रही हैं। और टोटल एमओयू की अगर खासतौर पर बात करें करीब 250 से ज्यादा एमओयू हो रहे हैं। तो अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर जिस तरीके से सरकार प्राथमिकता दे रही है एरो इंडिया के जरिए या अपनी नीतियों के जरिए, पूरी दुनिया में भारत की जो महारत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जी, जिस तरह से आपने बताया 98 देश 100 देश लगभग इस शो में उन्होंने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो अब भारत को बाजार की तरह से नहीं बल्कि भारत को रक्षा साझीदार की तरह से देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा क्षेत्र में बढ़ता हुआ भारत, किस तरह से इसको रेखांकित करेंगे, किस तरह से इसको देखते हैं? बिल्कुल, देखिए निखिल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि समय अब बदल रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत की धमक बढ़ रही है, और खास बात नीतियों के जरिए जिस तरीके से भारत ने रक्षा उत्पादन में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अगर देखें पिछले कुछ समय से देखें जिस तरीके से अगर इस साल की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा का जो निर्यात है वो देश की रक्षा कंपनियां हैं वो कर चुकी। तो ये अपने आप में खासा मायने रखता है, क्योंकि एक वक्त था जब हम अपनी रक्षा जरूरतों का 2/3 से ज्यादा आयात करते थे और अब एक ऐसी स्थिति आ रही है जब हम निर्यात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 2024-25 तक ये $5 बिलियन होगा, करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। तो ये साफ तौर पर रेखांकित करता है भारत की सरकार की जो प्राथमिकता है, किस तरीके से सरकार लगातार ये कोशिश करे कि जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो आगे बढ़े, नीतियों के जरिए खासतौर पर उसे प्रोत्साहन मिले। और एक खास बात ये कि उसके जो इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री जो सामान बनाती है, उसके खरीदार के तौर पर सरकार बहुत आगे निकल कर आई है। इसका फायदा इंडस्ट्री को मिल रहा है और लगातार जो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं वो हमारी सेनाओं को मिल रहे हैं। जी, आत्मनिर्भर भारत की एक झलक तो देखने को मिली ही हमको। दरअसल अगर ये समझने की कोशिश करें कि इस तरह के एरो शो का मकसद क्या रहता है, क्या उद्देश्य रहता है, किस तरह से समझाएंगे इसको हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में? देखिए निखिल, पूरी दुनिया में ये खासतौर पर जो एरो शो है वो बहुत मशहूर है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इसमें प्रदर्शित की जाती है। और कई सारे देश जो अपनी प्रायोरिटीज हैं, आखिर जो कई सारे देश हैं वो किस प्रायोरिटीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो सामने रखते हैं। भारत ने जिस तरीके से मेक इन इंडिया की प्रायोरिटीज सामने रखी है, हमारा जो इंडिया पवेलियन है उसमें जिस तरीके से जो मेक इन इंडिया की सारी चीजें रखी हुई हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट है, हमारे जो PSUs हैं, उन्होंने जो सारी तकनीकें सामने रखी हैं। और खास तौर पर निखिल, जिस तरीके से सरकार की प्राथमिकता है कि जो नीश टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाए। नीश टेक्नोलॉजी निखिल इस मायने में है, कोर टेक्नोलॉजी भी इसे कह सकते हैं, जो खुद हमें डेवलप करनी पड़ती है। कभी भी कोई दूसरा देश टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के जरिए ये सारी तकनीकें नहीं देखता है। इस मायने में ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें ही डेवलप करनी होती है। इस सब में कोशिश चल रही है। ये एरो शो पूरी दुनिया में इस मायने में खास है कि बदलती हुई जो परिदृश्य है पूरा रक्षा क्षेत्र का, एविएशन इंडस्ट्रीज का, वो समझ में आता है और खासतौर पर किस दिशा में बढ़ रहा है और भारत को किस तरीके से उसमें कदम उठाने हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, इसका एक बेहतर नजरिया मिल पाता है। जी, जब हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो या फिर उन इक्विपमेंट्स की बात हो जो खरीद करने की बात कही गई थी कि वो केवल अब जो भारत के बाजार से ही तमाम सारे ऐसे जो रक्षा से संबंधित सामग्री, एक वो पूरी लिस्ट थी जिसको बढ़ाया गया है, उनमें और तमाम सामान जोड़े गए हैं। जो इससे कितना फर्क आपको दिख रहा है पिछले कुछ वर्षों में, और लगातार जो एक सोच बदली है और उस सोच पर लगातार काम हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और कितना परिवर्तन आपको अब देखने में मिल रहा है? बिल्कुल निखिल, देखिए सोच पर परिवर्तन साफ तौर पर नजर आया है। न केवल सरकार की सोच में बल्कि एक आम जनमानस जो है उनकी सोच में बिल्कुल परिवर्तन आया। और सरकार की तरफ से जो तीनों सर्विसेज हैं
उनको साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो साजो सामान है आपको इस्तेमाल करना है वो स्वदेश में निर्मित करना है, आप इनकी ट्रायल्स करिए। आपकी जो सारी सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी फैसिलिटीज है ट्रायल्स की, वो सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए खोल दी गई कि आप इनमें अपने जो रक्षा साजो सामान बना रहे हैं उनका ट्रायल्स करें, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो आगे बढ़कर आए और जो ट्राई सर्विसेज है उनको ऑफर करें। एक कोऑपरेटिव मूड में आगे बढ़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से साफ तौर पे ये भी कहा गया है डिफेंस फोर्सेस को कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ें। उनकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री को साफ तौर पे ये कहा गया है कि आप जो ट्राई सर्विसेज है उनकी जरूरतों को देखें और उनके लिहाज से प्रोडक्ट बनाए। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट बनाए और जो ट्राई सर्विसेज है उनको इस्तेमाल ना कर पाए तो आपका पैसा खराब होगा और जो सर्विसेज के लोग हैं उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए सुरक्षा के कई मायने ऐसे हादसे होने के खतरे बढ़ जाते हैं जी। तो ये पूरा परिवर्तन साफ तौर पर नजर आता है कि सरकार बहुत एक फैसिलिटेटर की भूमिका में बहुत आगे बढ़ रही है इंडस्ट्री के लिए, खासतौर पर ट्राई सर्विसेज के लिए, और मूल रूप से जिस तरीके से एक पूरे देश में वातावरण बना है कि देश के लिए हमें आगे बढ़ना है, देश के लिए हमें कुछ करना है, उसके मद्देनजर ये खासा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो एक प्रादुर्भाव हुआ है और उसके बाद जिस तरह से उसका जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए सुधीर यादव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की थी और इस खबर को हम आपको बता रहे हैं कि इस दौरान भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद मौजूद रहे। पीएम से मुलाकात के बाद वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में खेल के बुनियादी ढांचे, ओलंपिक्स और खेल संस्कृति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। First of all, it is an honor and a privilege to meet the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. I think he's an inspiration. I would say inspiration to every Indian. मेरे ख्याल से it doesn't matter what how old are you. It doesn't matter at all. I think he's an inspiration. Very, very humble, and it was great meeting, and he did share his vision for a greater India. Greater Bharat. We had a wonderful chat, the wonderful conversation, wonderful discussion that we had, and it was, for me, it was a dream come true, I would say, to have met the Honorable Prime Minister. I think it was just wonderful, and I wish him the very best for the kind of work that he's doing for the country, and wish every single Indian to follow what he is, what he's doing. For a greater India. तो बेहद उत्साहित देखे वेंकटेश प्रसाद। और जवागल श्रीनाथ ने कहा कि पीएम के साथ चर्चा में पाठ्यक्रम में शिक्षा को विषय के रूप में शामिल करने पर भी बात उठी, जिसे पीएम ने बेहद सकारात्मक ढंग से लिया। Oh, it was an excellent meeting. We discussed quite a few topics. I think one of the topics was about, obviously, it is sports. It was nice to hear from the Prime Minister that it is important to have sport as a syllabus from the school itself. So it will be a subject, and everybody should pursue sports. These kind of words are inspiring, and infrastructure in all the places, and then people will the kids will definitely pick up sports, and we are already seeing growth in sports in India. So I think he has a great vision towards the Indian sports, and also has the depth of knowledge of what needs to be done to take it to the next level as well.